Hello student, welcome to Mehta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पल्स। तो क्या होता है इम्पल्स? देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पल्सिव फोर्स की। धीरे धीरे इम्पल्स पे भी आएंगे, पहले इम्पल्सिव फोर्स की बात करते हैं। A large force acting for a short time to produce finite change in momentum is called impulsive force. देखो, एक बहुत ज्यादा फोर्स जो किसी बॉडी पे बहुत ही कम टाइम के लिए लगे और उसका मोमेंटम चेंज कर दे। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो एक बहुत ही ज्यादा फोर्स जो किसी बॉडी पे लगे बहुत कम टाइम के लिए और उस फोर्स से अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाए तो दैट फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। जैसे एग्जांपल में बात करें, फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट व्हाइल हिटिंग अ बॉल। देखो, अब उधर से बॉल आई, आपने उसको बैट से हिट किया, एक ठक, है ना? तो जब आपने उसको हिट किया तो आपने बॉल पे लगाई फोर्स, बैट के साथ बॉल को हिट किया ना। तो जब बैट ने बॉल को हिट किया तो बहुत ज्यादा फोर्स लगी है, पर बहुत कम टाइम के लिए लगी है, क्योंकि जैसे ही आपने बॉल को हिट किया वो बॉल ठा करके उधर चलेगी, है ना? ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब जो वो फोर्स लगी है वो बहुत ही कम टाइम के लिए लगी है, और उस केस में वो जो फोर्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इंपल्सिव फोर्स। समझ लगी ये बात? अब सेकंड एग्जांपल देखें, ब्लो ऑफ हैमर ऑन नेल। जब आप हथौड़े से एक नेल के ऊपर स्ट्राइक करते हो, ठक, है ना? तो उस नेल पे जब हथौड़े ने फोर्स लगाई तो वो बहुत ज्यादा फोर्स लगी उस नेल पे बहुत ही कम टाइम के लिए। देखो, ठक करके मारा तो कितने कम टाइम में वो हैमर ने नेल पे फोर्स लगाई, तो वो भी फोर्स कौन सी होगी? इंपल्सिव फोर्स। तो इंपल्सिव फोर्स क्या है बच्चों? इंपल्सिव फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी पे बहुत ही कम टाइम के लिए लगती है और जिससे बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इंपल्स की। तो देखो बच्चों, इन सिचुएशंस में आप इस इंपल्सिव फोर्स को डायरेक्ट कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए लग रही है और इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि मैं फोर्स को अलग कैलकुलेट करूं और टाइम, कितने टाइम के लिए वो लगी है उसको अलग कैलकुलेट करूं। ये इंपल्सिव फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगती है। तो ऐसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या आई? इंपल्स नाम की क्वांटिटी आई। देखो, आप अकेली फोर्स को नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो वाली बड़ी मुश्किल है। आप टाइम को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो आप इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और उसी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो इंपल्स क्या है? इंपल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, उसे क्या बोलते हो आप? इंपल्स। तो अगर आप फोर्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, अगर आप टाइम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे कि कितने टाइम के लिए वो लगी है, तो आप इंपल्स कैलकुलेट कर लो। अब आप बोलोगे सर कि इंपल्स तो खुद फोर्स इनटू टाइम है, फोर्स नहीं निकल रही, टाइम नहीं निकल रही, तो इंपल्स कैसे निकाल दे सर? तो इंपल्स को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एक और भी फॉर्मूला है बच्चों, वो कौन सा है? एंड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। मतलब अगर आप फोर्स इनटू टाइम से इंपल्स नहीं निकाल सकते तो आप बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। अगर आपको बॉडी का चेंज इन मोमेंटम पता लग गया, जिस बॉडी पे वो फोर्स लगी है उसका चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, तो आपको क्या पता लग जाएगा? इंपल्स पता लग जाएगा। और वंस यू गेट इंपल्स, इनमें से अगर एक भी चीज आपने कैलकुलेट कर ली, बाई चांस आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, स्टॉप वॉच रखी थी, देखा कितने टाइम के लिए वो फोर्स लगी, तो आप फोर्स भी निकाल सकते हो। बस क्या चाहिए आपको? इंपल्स चाहिए। इसीलिए इंपल्स को यहां पे डिफाइन किया गया कि इंपल्सिव फोर्स के केस में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट डायरेक्टली द फोर्स, सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंपल्स। और इंपल्स को कैलकुलेट करने के टू वेज हैं, कौन कौन से? आइदर फोर्स इनटू टाइम, और दूसरा क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी जिसपे वो फोर्स लग रही है। इज इट क्लियर बच्चों? अब इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स वेक्टर है तो इंपल्स भी वेक्टर होगी। दूसरा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर है तो इंपल्स भी वेक्टर होगी। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, यहां पे एक और फॉर्मूला लिखा मैंने, अगर फोर्स वेरिएबल हुई, मतलब अगर आपकी कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो टाइम के बीच में फोर्स जो है थोड़ी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम हो रही है, तो उस केस में डायरेक्ट फोर्स इनटू टाइम से इंपल्स नहीं निकलेगा। उस केस में इंपल्स कैसे निकलेगा? फोर्स इनटू dt, उसकी कर दो इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? t1 से t2 तक, तो यहां से निकलेगी इंपल्स। ये फॉर्मूला बच्चों फोर्स इनटू टाइम का तब यूज होता है जब आपकी फोर्स क्या हो? कांस्टेंट। तो यहां पे हम फोर्स जो लेते हैं वो एवरेज होती है, क्योंकि फोर्स तो बेशक चेंज होगी। जब आपने हैमर से नेल को बीट किया ठक, तो ये तो नहीं है कि कांस्टेंट फोर्स लगी होगी,
चेंज होगी फोर्स जब वो अप्लाई होगी, है ना। तो जब वो फोर्स चेंज हो रही है तो हम फॉर्मूले में या तो उसकी एवरेज फोर्स लेंगे या हमें ऐसे इंपल्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो फॉर्मूलेज हैं, अगर एवरेज फोर्स है तो इसको लगा दो, और अगर फोर्स वेरिएबल है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। और चेंज इन मोमेंटम तो दोनों केसेस में क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इज इट क्लियर बच्चों? तो आना तो इसका न्यूमेरिकल ही होता है और 100% श्योरिटी है कि न्यूमेरिकल इसका आता ही आता है, ठीक है। पर पहले मैं आपको इसका एक प्रूफ करवाऊंगा जो है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह मैंने ये लिखा कि ये जो टर्म है इसके इक्वल, ठीक है। तो वो भी डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को। तो बच्चों इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि बॉडी है एक जिसपे एफ फोर्स लग रही है। अब ये अगर फोर्स लगी है तो उससे उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी। अब यहां से देखो ये dt इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ dt इज इक्वल टू dt। आपने निकालनी इंपल्स, तो अगर फोर्स वेरिएबल है, मान लो कि ये वेरिएबल फोर्स है, तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपको पता है कि इंपल्स किसके इक्वल होता था, इंपल्स इज एफ डी टी। यहां पे वो टाइम जिस टाइम में ये फोर्स आपकी अप्लाई हुई थी, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये टाइम t1 से टाइम t2 के लिए अप्लाई, t1 टाइम से t2 टाइम तक ये फोर्स आपकी अप्लाई हुई, ठीक है। तो मान लो कि जब टाइम t1 था बॉडी का जो मोमेंटम था वो p1 था, और जब टाइम t2 हुआ बॉडी का मोमेंटम जो है वो p2 होगा, ठीक है। टाइम के साथ साथ मोमेंटम चेंज होगा ना, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी पे फोर्स लग रही है, और अगर फोर्स लग रही है तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो जब टाइम t1 था बॉडी का मोमेंटम p1 था, जब टाइम t2 था बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया, p2। अब दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स तो लगानी पड़ेगी ना कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करनी है, ये तो चलती जाएगी इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स लगा दी हमने। अब कैसे देखो, ये एफ डी टी, यहां पे इंटीग्रेशन किसके साथ होगी, टाइम के साथ, क्योंकि वेरिएबल कौन है, टाइम। तो लिमिट टाइम की क्या है, t1 से t2। और इस तरफ अगर बात करें तो dp वेक्टर, और लिमिट्स कहां से कहां तक, p1 से p2। ये चीज आ गई बच्चों। अब या तो इसको यहीं पे डायरेक्ट क्या लिख दो, j वेक्टर, और या आप ये भी लिख सकते हो, आपकी बुक्स ऐसे भी लिखती है कि लेट इफ एफ एवरेज इज एवरेज फोर्स, कि हमने वो फोर्स चेंज हो रही है ना t1 से t2, तो उसकी एवरेज वैल्यू ले लो। तो अगर आप एवरेज वैल्यू ले रहे हो फोर्स की, ठीक है, तो यहां पे देखो अब तो अंदर एफ एवरेज dt t1 से t2, और यहां पे क्या आ जाएगा dp p1 से p2। अब एवरेज फोर्स है तो वो तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि आपने चेंज वैल्यू का एक एवरेज ले लिया है, और एवरेज तो कांस्टेंट होगी ना। तो एवरेज यहां से बाहर आ जाएगा, ये एफ एवरेज बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dt लिमिट्स t1 से t2, और इधर dp लिमिट्स p1 से p2। ये चीज। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन करनी है, dt की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई, तो सिर्फ t बच गया, लिमिट्स t1 से t2, इधर d और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो p वेक्टर लिमिट्स p1 से p2। ये चीज आ गई बच्चों। और देखो f एवरेज लिमिट्स को फिल करना है, अपर लिमिट t2 माइनस लोअर लिमिट t1, यहां पे अपर लिमिट आपकी आएगी p2 माइनस लोअर लिमिट p1। ये चीज आ गई बच्चों, क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद एफ एवरेज t2 माइनस t1 इज व्हाट, डेल्टा t, जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगी, और p2 माइनस p1 इज व्हाट, p2 इज फाइनल मोमेंटम, p1 इज इनिशियल मोमेंटम, तो डेल्टा p। ये क्या बन गया आपका, फोर्स इनटू टाइम, जिस टाइम के लिए वो फोर्स लगी दैट इज इंपल्स, और इधर क्या बन गया आपका डेल्टा p। तो इसका मतलब जो आपका इंपल्स है वो किसके इक्वल हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी हो सकता है। तभी तो आपको दो फॉर्मूले दे दिए कि या तो आप जो इंपल्स है इस फॉर्मूले से निकाल दो, एवरेज इनटू टाइम, फोर्स एवरेज इनटू टाइम, या निकाल दो चेंज इन मोमेंटम। ये दोनों ही आपके इंपल्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप इस स्टेप को यहां पे जो मैंने लिखा कि एफ एवरेज इज एवरेज फोर्स, उसके बाद मैंने इसको बाहर निकाला,
आप अगर ये नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी अगले स्टेप में इसको सीधा जे लिख सकते हो, क्योंकि अगर वेरिएबल फोर्स है तो मैंने आपको बोला है ना कि यू कैन राइट दिस एज इंपल्स आल्सो, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट भी जे जे यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे जे और इस साइड आपका वही चलता जाएगा P2 माइनस P1। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, ये आगे यूज होगी, समझ लगी बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, आप ये भी पढ़ोगे कि इंपल्स मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस चेंज इन मोमेंटम। मतलब इंपल्स से आपको ये भी पता लग सकता है कि वो जो फोर्स लग रही है बॉडी पे स्मॉल टाइम के लिए, उसका इफेक्ट कितना है, वो कितनी पावरफुल है, कितनी चोट लगेगी उससे, आप उसको भी इंपल्स से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसका भी आइडिया इंपल्स से हो सकता है कि जो वो फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी, चोट ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। देखो ये चीज आपको एग्जांपल से ज्यादा इजीली पता लगेगी। मान लो कि ये बॉल है जिसको बैट्समैन ने हिट किया और ये यू वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है, यू वेलोसिटी है इसकी, उसके साथ ये जा रही है। रास्ते में एक फील्डर ये खड़ा, फील्डर नंबर 1, और एक ये दूर है फील्डर नंबर 2। तो दो फील्डर्स हैं जिन्होंने इसको कैच करना है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फील्डर की। ये थोड़ा सा दुखी लग रहा है ना, क्यों दुखी लग रहा है आपको पता लग जाएगा। देखो ये फील्डर 1 है, इसने जब इसको कैच किया तो जो टाइम लगा, लेट इट टेक्स टाइम T1, तो T1 टाइम लिया इसने बॉल को कैच करने के लिए। और जैसे ही बच्चों बॉल कैच हो गई उसके बाद बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बॉल को कैच कर लेगा जब ये फील्डर, तो बॉल रुक जाएगी ना हाथ में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस फील्डर ने बॉल का मोमेंटम चेंज किया कितने टाइम में, T1 टाइम। समझ लगी बात। तो फील्डर 1 ने, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, तो फील्डर 1 ने जो चेंज इन मोमेंटम किया बॉल का, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 0, इनिशियल कितना था, मास इनटू वेलोसिटी m, तो कितना आ गया, माइनस m। माइनस का क्या मतलब है कि मोमेंटम जो चेंज हुआ है उसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। ये इधर आ रहा था, रोकने के लिए फोर्स आपको ऑपोजिट लगानी पड़ेगी ना, तो इसलिए मोमेंटम नेगेटिव है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं फील्डर 2 की। फील्डर 2, अब ये फील्डर 1 हट चुका है, इसको फ्रेम से बाहर निकाल दो, ये है नहीं। अब ये बॉल यहां जाएगी, ये खुश है, क्यों खुश है पता लग जाएगा आपको। मान लो इस फील्डर ने जब कैच किया तो इसने टाइम लिया T2, तो फाइनल वेलोसिटी तो बॉल की इस केस में भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि उसने भी तो कैच ही किया, उसने कौन सा कैच छोड़ दिया, है ना। तो इसने टाइम लिया T2। अब अगर मैं बात करूं फील्डर 2 की, तो फील्डर 2 ने कितना मोमेंटम चेंज किया, सेम ही चेंज होगा ना बच्चों। फाइनल माइनस इनिशियल करे, फाइनल उसने भी रोक दी थी बॉल, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी 0, माइनस इनिशियल कितना है, mu, तो कितना मोमेंटम, माइनस mu। तो दोनों ही फील्डर ने बॉल का चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या किया, सेम किया, है ना, सेम चेंज इन मोमेंटम किया। इसने टाइम लिया T1 और इसने टाइम लिया T2, और आपको देख के पता लग रहा है कि T2 वाला टाइम T1 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो दूर था तो उसने कैच करने में ज्यादा टाइम ले लिया, है ना। अब बताओ मुझे, क्या इन दोनों फील्डर्स ने सेम फोर्स लगाई होगी कैच करने के लिए? नहीं बच्चों, इनको फोर्स अलग अलग लगानी पड़ी है। कैसे, इसको जरा ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि इस फील्डर ने F1 फोर्स लगाई कैच करने के लिए और इस फील्डर ने F2 फोर्स लगाई बॉल पे कैच करने के लिए। जिसकी फोर्स ज्यादा होगी उसको चोट भी ज्यादा लगेगी। क्यों बच्चों, आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितनी फोर्स फील्डर बॉल पे लगाएगा उतनी ही बॉल फील्डर पे लगाएगा, यही होता है ना। तो जितनी फोर्स से आपने बॉल को कैच किया है उतनी ही फोर्स बॉल आपके हाथों में लगाएगी और आपको चोट लगेगी, यही चीज है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं इंपल्स की, तो इंपल्स दोनों केसेस में क्या है, इज इट डिफरेंट और सेम? तो इंपल्स बच्चों दोनों केसेस में सेम है। क्यों? क्योंकि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और दोनों ही केसेस में चेंज इन मोमेंटम क्या है, सेम। तो इंपल्स दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, मतलब सेम है। तो अगर मैं फर्स्ट केस के इंपल्स निकालूं तो वो कैसे निकलेगी, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स F1 और टाइम कितना है, T1। और दूसरे केस की इंपल्स क्या होगी,
F2 इंटू T2, और दोनों ये इक्वल है क्योंकि इंपल्स दूसरे मेथड से कैसे निकलती है, चेंज इन मोमेंटम, और दोनों ने बॉल का मोमेंटम तो सेम ही चेंज किया, इसका मतलब दोनों की इंपल्स क्या होगी, सेम। अब देखो, अगर बच्चों दोनों की इंपल्स सेम है तो यहां पे अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ना बच्चों। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रखना है, तो अगर एक ने टाइम कम लिया है तो उसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर एक ने टाइम ज्यादा लिया है तो उसको फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर इंपल्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वो तभी पॉसिबल है कि अगर आपका टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी, और अगर आपने टाइम कम लिया है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तभी तो ये वाला फील्डर दुखी था, क्योंकि इसने टाइम लिया था कम तो इसको फोर्स लगानी पड़ी ज्यादा, तो इसके हाथों में चोट भी ज्यादा लगी। वही बात करें इस फील्डर की, ये दूर था, इसको टाइम ज्यादा लेना पड़ा। अगर टाइम ज्यादा है तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, वो तभी पॉसिबल है। टाइम बढ़ गया तो फोर्स को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तो इसको कैच करने के लिए फोर्स कम लगानी पड़ी, इसके कारण बॉल भी इसके हाथों में फोर्स क्या लगाएगी, कम। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों, ध्यान से इसको समझ लेना कि अगर चेंज इन मोमेंटम सेम है दोनों केसेस में तो इंपल्स सेम है, और अगर इंपल्स सेम है तो फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट भी सेम होगा, और वो प्रोडक्ट तभी सेम होगा अगर एक चीज बढ़ेगी इन दोनों में से तो दूसरी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहां पे बोर्ड पे मैं शो करवा देता हूं। तो यहां पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा बच्चों, वाई फील्डर लोअर्स हिज हैंड ड्यूरिंग कैचिंग द बॉल। मतलब फील्डर कैच करते वक्त अपने हाथों को ऐसे पीछे क्यों लेके जाते हैं। कोई भी फील्डर ऐसे नहीं कैच करता इस तरह। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो आपको पता होगा कि फील्डर जो कैच है वो बॉल को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाते हैं, कैचिंग करते वक्त हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, देखो चाहे यहां कैच करो चाहे यहां कैच करो, इंपल्स तो सेम होगी। क्यों, क्योंकि बॉडी का चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। यहां भी आपने बॉल को रोकना है, यहां भी आपने बॉल को रोकना है, तो इंपल्स तो दोनों केसेस में क्या होगी, सेम। जैसे अभी आपको समझाया मैंने फिल्टर वाली एग्जांपल लेके, पर यहां पे जब कैच करोगे तो टाइम कम लगेगा। वहीं अगर आप बॉल को और पीछे आने दे रहे हो, अपने हाथों को पीछे लेके जा रहे हो, तो आपने यहां से लेके यहां तक हाथ को पीछे लेके जाने में कुछ टाइम एक्स्ट्रा लिया ना। तो अगर आपने टाइम एक्स्ट्रा लिया तो मैंने क्या बोला था कि फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा अगर आपका इंपल्स क्या है, कांस्टेंट। और इंपल्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि चाहे यहां पे बॉल को रोको चाहे यहां पे बॉल को रोको, इंपल्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा। पर अगर टाइम बढ़ गया, अगर टाइम आपने बढ़ा दिया तो फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, कम। फोर्स अगर बॉल पे कम लगेगी तो चोट भी हाथ पे क्या लगेगी, कम लगेगी। इसीलिए फील्डर्स जो है बच्चों वो हाथों को पीछे लेके जाते हैं। समझ लगी ये बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है, तो आपने यही आंसर लिखना है कि यहां पे भी कैच करेगा तो भी क्या होगा, आपका इंपल्स कांस्टेंट। यहां पे भी करेगा तो भी आपकी इंपल्स क्या रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम सेम है। हाँ, अगर टाइम ज्यादा लेगा, जो हाथ वो पीछे लेके जाएगा तो वो टाइम ज्यादा ले लेगा, इसके कारण फोर्स को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, जिसके कारण उसके हाथों में चोट कम लगेगी। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, काफी बार ये पूछा जाता है। तो बच्चों आप बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्रिकेट बॉल आपको दी है जिसका मास गिवन है, कितना मास है, 150 ग्राम। एसआई में काम करना है तो ग्राम को पहले ही चेंज कर दो, तो 150 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना था तो 10⁻³ ठीक है। विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी आपको 15 मीटर पर सेकेंड एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट में लेके आना है बाय अ प्लेयर इन 0.05 सेकेंड। तो एक प्लेयर ने उसको रेस्ट में लेके आना है, मतलब कैच करना है। तो v0 हो गया, कितने टाइम में करना है, 0.05 सेकेंड में। तो कहते हैं कैलकुलेट इंपल्स, पहले इंपल्स कैलकुलेट करेंगे। तो इंपल्स के लिए यू हैव टू फॉर्मूलाज, आइदर यूज फोर्स इनटू टाइम और यूज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, है ना। तो यहाँ पे फोर्स तो गिवन नहीं है तो वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल क्या आएगा, mv, P इनिशियल क्या आएगा, mu, तो m कॉमन, v माइनस u। तो यहाँ पे देखो m की जगह वैल्यू आ गई 150 इंटू 10⁻³
v आपका क्या है 0 और u कितना है आपका 15, ये चीज आ गई। अब 15 इंटू 15 करोगे तो -225, 0 यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻3, तो -225, ये एक 0 से ये नेगेटिव 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻2 हो गया, ठीक है। और इंपल्स के यूनिट क्या होंगे, फोर्स इंटू टाइम, तो न्यूटन सेकेंड। तो ये आ गई बच्चों आपकी इंपल्स। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इंपल्स की जो डायरेक्शन है वो बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, मतलब इंपल्स आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी बॉडी पे। क्यों, देखो इंपल्स की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, अगर आपने रोकना है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ना। तो बस वही चीज, इंपल्स की डायरेक्शन भी क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव में आंसर है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट इसका, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेयर। तो प्लेयर ने कितनी फोर्स लगाई बॉल पे रोकने के लिए, तो अब फोर्स निकालनी है बच्चों। यू हैव इंपल्स, इंपल्स का फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां से फोर्स निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा J/T। जे की जगह वैल्यू आ गई आपकी -225 इंटू 10⁻⁻2, नीचे टाइम कितना आपको दिया है 0.05, ये चीज आ गई। देखो -225 इंटू 10⁻⁻2, यहां पे ये बन गया 5, नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा, 100 को आप क्या लिख सकते हो 10⁻², ये -2 ये +2, तो एक ही स्टेप में इसका कर दिया हमने कबाड़, है ना। तो यहां पे आप कटिंग कर दो, तो 4 5 4 20, 5 5 25, तो -45 न्यूटन। ये माइनस क्या बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, आपके इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट। इज इट क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, आल्सो कैलकुलेट फोर्स ऑन हैंड ऑफ प्लेयर, कि प्लेयर के हाथों में कितनी फोर्स लगेगी। तो जितनी प्लेयर ने बॉल पे लगाई उतनी ही बॉल प्लेयर के हाथों पे लगाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, फोर्स एक्टिंग ऑन हैंड इज इक्वल टू 45 न्यूटन, नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना। अगर प्लेयर ने फोर्स बॉल पे इस डायरेक्शन में लगाई है तो बॉल तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाएगी ना हाथों पे, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या है पॉजिटिव, क्योंकि बॉल तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगी, क्योंकि वो तो इसी तरफ आ रही थी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया 45 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कभी भी आगे से फोर्स निकालने को बोल दी, चाहे बॉडी पे बोल दी, चाहे बोल दिया कि भी पर्सन पे कितनी फोर्स लग रही है, तो यहां से आपने इंपल्स से फोर्स निकालनी है, वही फोर्स बॉल पे लगेगी, वही फोर्स उस पर्सन पे लगेगी। समझ लगी ये बात, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि बॉल पे पूछ ली या पर्सन पे पूछ ली तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सेम ही आंसर है, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। आपकी लगाई फोर्स और बॉडी की लगाई फोर्स, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, वैल्यू तो बिल्कुल क्या होगी सेम, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, a ball hit the wall normally and rebound with same speed। देखो आपने एक बॉल को फेंका, नॉर्मली मतलब बिल्कुल वॉल के परपेंडिकुलर ऐसे फेंका, और ये बॉल टकराने के बाद ऐसे ही वापस आ गई। वॉल भी हो सकता है क्वेश्चन में बच्चों, फ्लोर भी हो सकता है कि आपने नीचे फेंका और फिर ऊपर आ गई, ठीक है। और उसने क्या बोला, रीबाउंड विद सेम स्पीड, जितनी स्पीड से जा रही थी उतनी स्पीड से वापस आई है। तो ये यहाँ पे मैंने सिनेरियो ड्रॉ कर दिया कि मान लो ये बॉल यू स्पीड से जा रही थी, टकराने के बाद यू स्पीड से क्या हो गई वापस आ गई। तो आपने बताना है कि कितनी इंपल्स जो है इस बॉल पे लगी। आपको मास गिवन है बॉल का कि मास कितना है m। तो मैंने बच्चों ये जनरल क्वेश्चन बनाया है, आपको ये वैल्यूज में भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे वैल्यूज दे दी, m इतना है, स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, तो मैंने जनरल क्वेश्चन बना दिया। आप जनरल सीख लोगे, बाद में वैल्यूज तो पुट करनी आती, ठीक है, तो वहां पे सीधी वैल्यूज को पुट कर देना। अब देखो यहां पे डायरेक्शंस कंसीडर करनी है, दो क्वेश्चंस है बच्चों, ये वाला और एक अगला वाला, इतने इंपॉर्टेंट है कि टीचर डालता ही डालता है, तो ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। देखो आपने इंपल्स निकालनी है, और इंपल्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, तो आप फटाफट आंसर क्या दे दोगे, नहीं सर, क्योंकि पहले भी वेलोसिटी u थी, बाद में भी वेलोसिटी u है, तो मोमेंटम तो सेम है। तो मोमेंटम सेम है, चेंज इन मोमेंटम जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो, तो इंपल्स जीरो, अपनी थ्योरी बन जाती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो बदली है ना, डायरेक्शन बदल गई तो आंसर भी तो चेंज होगा। तो ध्यान से सीखो इसको, देखो यहाँ पे
हम पहले यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। हमने ये डायरेक्शन डिफाइन कर दी कि जो भी बॉडी इस तरफ आएगी उसके साथ हम यूज करेंगे आई कैप, यूनिट वेक्टर है ना आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, और जो बॉडी इस तरफ जाएगी उसके लिए हम यूज करेंगे माइनस ऑफ आई कैप। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो ये वाली बॉडी इस तरफ आ गई है ना, तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें, ये इनिशियल केस है ना, जब बॉडी इधर आ रही है तो आपका इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? पी इनिशियल। क्या होता है फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हो गया m, वेलोसिटी कितनी है u, क्योंकि मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब ये इस तरफ जा रहा है, जिधर ये जाएगा उधर ही इसका मोमेंटम होगा, और जो बॉडी इस तरफ जा रही है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे आई कैप। तो यहां पे आएगा आई कैप। इज इट क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। तो फाइनल मोमेंटम देखें अगर, तो वो भी क्या आएगा? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज योर u। अब ये भी वेक्टर ही है, तो वेक्टर है तो भी डायरेक्शन भी बताओ। अब ये किधर आ रहा है? टकराने के बाद वो इस तरफ आ रहा है। अगर इस तरफ आ रहा है तो क्या यूज करोगे? माइनस ऑफ आई कैप। तो यहां यूज कर लिया मैंने माइनस ऑफ आई कैप। क्या बन गया? माइनस एम यू आई कैप। इज इट क्लियर बच्चों? अब निकालनी है इंपल्स। तो इंपल्स कैसे निकलेगी? चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पुट करो वैल्यूज को। यहां पे माइनस एम यू आई कैप, ये वाला माइनस, फिर पी इनिशियल एम यू आई कैप। क्या बन गया? ये देखो माइनस एम यू आई कैप माइनस एम यू आई कैप, ये बन गया माइनस 2 एम यू आई कैप। तो आपने कैसे बोल दिया था कि चेंज इन मोमेंटम जीरो? चेंज इन मोमेंटम तो कितना है? माइनस 2 एम यू आई कैप, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 एम यू माइनस ऑफ आई कैप, क्योंकि माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है ना। तो इसका मतलब जो आपका चेंज इन मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि जिसके साथ भी लगा होगा माइनस आई कैप उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इंपल्स की डायरेक्शन भी क्या है? डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऐसे निकलेगा इस केस में इंपल्स। अब बात करते हैं, इफ बॉल इज कंटेक्ट विद बॉल फॉर डेल्टा टी। बॉल जो है बॉल के साथ कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में था? डेल्टा टी टाइम के लिए, स्मॉल टाइम डेल्टा टी, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो बताओ कितनी फोर्स लगी बॉल पे बाय बॉल, दीवार ने बॉल पे कितनी फोर्स लगाई? तो देखो बच्चों, ये अगर डेल्टा टी टाइम के लिए कांटेक्ट में है तो सिर्फ फोर्स कितने टाइम के लिए लगी होगी? डेल्टा टी टाइम के लिए लगी होगी। जितने टाइम के लिए बॉल बॉल के साथ कांटेक्ट में होगा उतने टाइम के लिए फोर्स लगेगी। तो बस फिर अब इंपल्स का दूसरा फॉर्मूला कब काम आएगा वो लगा दो। तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इंपल्स। तो फोर्स आ गया इंपल्स बाय टाइम। तो इंपल्स आपकी कितनी आई थी? हमने यहाँ पे वेक्टर यूज करना तो कर सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस 2 एम यू आई कैप बाय डेल्टा टी। तो ये फोर्स लगाई है वॉल ने बॉल पे। समझ लगी बच्चों? क्योंकि मोमेंटम किसका चेंज हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ बॉल का। बॉल आई ना इधर से टकराने के बाद इधर, तो किसने फोर्स लगाई होगी? बॉल ने। तो ये इंपल्स भी किसकी निकली है? दिस इज द इंपल्स इंपार्टेड ऑन बॉल। बॉल पे जो इंपल्स लगी किसने लगाई? बॉल पे। तो फोर्स भी किसकी होगी? बॉल की फोर्स जो किस पे लगी है? बॉल पे लगी है। ध्यान से इसको समझना कि फोर्स किसने लगाई? बॉल ने लगाई। किस पे? बॉल पे। ठीक है। अब बात करें अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ लेता फाइंड द फोर्स ऑन वॉल, दीवार पे फोर्स कितनी लगी बाय द बॉल, तो फिर वो क्या होगा? अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि उल्टा हो जाएगा। तो फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल इज एक्शन एंड डायरेक्शन। अगर बॉल पे दीवार ने फोर्स लगाई है ये वाली, तो इतनी ही फोर्स बॉल लगाएगा वॉल पे, है ना। बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो माइनस साइन हटा देना, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं। वैल्यू सेम होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है बस। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसके अगले वाला इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आना ही आना है, तो ध्यान से समझना। अ बॉल हिट द बॉल एट एन एंगल थीटा एंड रीबाउंड विद सेम वेलोसिटी एट सेम एंगल। एक बॉल गई है दीवार को, अब सीधा नहीं गई वो टकराने, एंगल पे गई है, थीटा एंगल पे गई दीवार पे टकराने, सेम वेलोसिटी के साथ सेम एंगल बना के वो दीवार से आई वापस। तो इस केस में आपने बताना है इंपल्स, वही सेम बच्चे मास मैंने आपको बॉडी का दे दिया यहाँ पे n।
तो इंपल्स निकालना है, इंपल्स के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्शंस कंसीडर करनी पड़ेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल में है तो चेंज इन मोमेंटम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसको जरा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे पहले तो मैं डायरेक्शन बता देता हूं, यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स के लिए देखो, अगर तो बॉडी इस तरफ जा रही है एक्स एक्सिस में तो प्लस आए, और अगर पॉजिटिव वाई में जा रही है तो आप यूज करोगे प्लस जी, ठीक है। वहीं अगर बच्चे नेगेटिव में गया एक्स में तो माइनस आई, नेगेटिव जे में गया तो माइनस जी। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो ये यहां पे आ रही है बॉल, इनिशियली इस तरफ आ रही थी बॉल और उसके बाद फाइनल इस तरफ जा रही है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो अब मैं सिर्फ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन ही लिख रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा बच्चों वो होगा मास इनटू वेलोसिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। वहीं बच्चे मैं अगर बोलूं फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो वो भी कितना होगा? मास m और कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है? u के साथ ही जा रहा है, तो वो भी क्या आएगा? u, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों ही क्या है? सेम, तो इसको मैं p लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग अलग है पर वैल्यू तो दोनों की सेम है ना। तो देखो अब मैं u की जगह यहां पे लिख रहा हूं अब p, क्योंकि जिस तरफ बॉडी जाएगी उसी तरफ उसका मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम भी p और फाइनल मोमेंटम भी p। अब आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अब चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अब डायरेक्शन बच्चे यहाँ पे कैसे लोगे? आप सीधा माइनस नहीं कर सकते कि ऐसे जा रहा है इस तरफ आ रहा है, तो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो कंपोनेंट कैसे बनेंगे वो देखो। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर कोई वेक्टर इस तरह हो ऐसे अंदर की तरफ तो उसके कंपोनेंट भी अंदर की तरफ बनते हैं इस तरह। अगर ये एक ए वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट भी अंदर की तरफ बनेगा, जिस तरफ वो वेक्टर जा रहा है उसी तरफ कंपोनेंट जाते हैं। और वहीं अगर वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इसके कंपोनेंट भी बाहर की तरफ जाते हैं। ये तो पता है ना आपको, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स में ये चीजें तो आपने सीखी है कि अगर मेन वेक्टर अंदर आ रहा है तो उसके कंपोनेंट भी अंदर आएंगे, और वहीं अगर मेन वेक्टर बाहर जा रहा है तो उसके कंपोनेंट भी बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहां पे देखो आपका इनिशियल मोमेंटम ये वाला था, ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट भी किधर बनेंगे? अंदर की तरफ। तो देखो ये आया आपका पहला कंपोनेंट इस तरफ, और इसका दूसरा कंपोनेंट ये आएगा यहां। ध्यान से समझना इस चीज को। मोमेंटम इधर आ रहा था तो इसके कंपोनेंट चाहिए, अगर ये इस तरफ आ रहा है तो इसके कंपोनेंट भी अंदर की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एरो डिफरेंस बना रहा हूं मैं। इनिशियल मोमेंटम के लिए एरो ऐसे बनाऊंगा और फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट्स के लिए एरो को मैं डार्क कर दूंगा, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा किसका था, ठीक है। तो इस तरफ जो मोमेंटम आएगा इनिशियल का वो क्या होगा? P cos थीटा, एंगल वाली साइड cos थीटा आता है, और इस तरफ क्या आएगा? P sin थीटा। तो ये मोमेंटम आपने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, एक इधर P cos थीटा और एक इधर P sin थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल की। फाइनल को मैं डार्क से शो करूंगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ये भी P ये भी P, पता कैसे चलेगा कौन सा इनिशियल का है कौन सा फाइनल का? कुछ तो निशानी चाहिए ना। तो यहाँ पे वो निशानी क्या होगी? मेरे ये वाले एरोस, डार्क वाले एरोस, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका मोमेंटम बाहर की तरफ बनेंगे, इसके कंपोनेंट बाहर की तरफ आएंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा इस तरफ ऐसे, और एक कंपोनेंट इधर होगा ऐसे, इसी तरह होगा ना। तो ये मैंने डार्क से बना दी। मेरे पास तो चलो कलरफुल मार्कर है, तो आपके पास अगर नहीं है कलरफुल पेन्स तो आप क्या कर सकते हो? एरोस डार्क कर दो एक के, और एक के सिंपल एरोस, ठीक है। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? P cos थीटा, क्योंकि एंगल इधर ही बन रहा था, और इस तरफ क्या जाएगा? P sin थीटा। रिजॉल्व हो गया, अब इसका कोई काम नहीं। बस इतना मेन होता है यहाँ पे। ये जिसने कर लिया वो क्वेश्चन आराम से कर लेगा, ठीक है। तो रिजॉल्विंग कर दो पहले, एरोस बना लेना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, पता नहीं लगेगा कौन सा किसका है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा, तो चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में अलग निकालना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में अलग निकालना पड़ेगा। ये एक्स वाले हैं, ये वाई वाले हैं, तो मोमेंटम भी अलग अलग निकलेंगे। तो पहले चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो कैसे आएगा? देखो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी एक्स लिख दिया मैंने, क्योंकि एक्स एक्सिस में है। कैसे आएगा? पी फाइनल का एक्स में कंपोनेंट माइनस पी इनिशियल का एक्स में कंपोनेंट। क्लियर? अब फाइनल का एक्स में कंपोनेंट कौन सा था? देखो यहां से अब आपको इजीली पता लग जाएगा कि डार्क वाला फाइनल का है ना, डार्क वाला फाइनल का है। तो फाइनल का ये रहा, इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। वैल्यू कितनी है?
P cos थीटा, सीधा माइनस नहीं कर सकते, डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसके ऑपोजिट इधर है, तो इधर है तो क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस ऑफ आई कैप, तो यहां आएगा माइनस ऑफ आई कैप। फिर माइनस पी इनिशियल, इनिशियल की डायरेक्शन किधर थी, ये रेड वाला इनिशियल शो कर रहा है सिंपल एरो के साथ, उसकी डायरेक्शन इधर है तो इसके साथ क्या यूज करोगे, प्लस आई कैप, क्योंकि वो प्लस एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। तो यहां पे आएगा पी कॉस थीटा आई कैप, तो कितना बन गया ये, माइनस पी कॉस थीटा आई कैप, माइनस पी कॉस थीटा आई कैप, दैट इज माइनस 2p कॉस थीटा आई कैप। ये आ गया आपका एक्स में मोमेंटम। अब ऐसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई, तो उसके लिए भी वही सेम, फाइनल मोमेंटम इन वाई माइनस इनिशियल मोमेंटम इन वाई। फाइनल मोमेंटम कौन सा होगा बच्चों, फाइनल डार्क वाला एरो, सर आप ही ने तो बताया है ना, तो डार्क वाला एरो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम होगा, कितना है वो, p sin थीटा, p sin थीटा। डोंट फॉरगेट द डायरेक्शन, किस तरफ, नीचे की तरफ है ना, फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो क्या आएगा, ऊपर प्लस जे तो नीचे माइनस जे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा। फिर पी इनिशियल, इनिशियल का मोमेंटम देखना है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनिशियल कौन सा है, ये वाला सिंपल एरो वाला, ये भी किधर जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये भी नीचे जा रहा है, वैल्यू पी साइन थीटा नीचे जा रहा है, जो नीचे जाएगा उसके लिए माइनस जे कैप, तो यहां आ गया माइनस जे कैप। तो कितना आंसर आ गया ये, पी साइन थीटा माइनस जे कैप, माइनस माइनस प्लस पी साइन थीटा जे कैप, ये कैंसिल हो गया तो जीरो। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम सिर्फ किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो अब आपका इंपल्स क्या होगा बच्चों, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, और वो सिर्फ किस डायरेक्शन में है, एक्स में मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इंपल्स भी एक्स में ही लगेगी। कितनी होगी, इंपल्स इज योर माइनस 2p कॉस थीटा आई कैप। इज इट क्लियर बच्चों, तो आ गया आंसर। अब आपसे कोई पूछे डायरेक्शन क्या है इंपल्स की, तो आंसर में माइनस आई कैप है ना, माइनस आई कैप है, तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यूज देगा, थीटा की वैल्यू देगा आपको, यू की वैल्यू देगा। करना क्या है, यहां तक तो ऐसे ही चल रहा है, पी में लास्ट में पी क्या था आपका, m इंटू यू, लास्ट में वैल्यू को पुट कर देना, पी की जगह पी की और थीटा की जगह यहाँ पे थीटा की, कॉस थीटा आएगा ना यहाँ पे, तो पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर देना, लास्ट में थीटा की जगह थीटा, बाकी काम ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं बदलना, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, इफ बॉल इज कॉन्टेक्ट विद बॉल फॉर डेल्टा टी, फाइंड द फोर्स ऑन बॉल बाय द बॉल। तो फोर्स भी निकाल दो, उसके लिए सेकंड फॉर्मूला, फोर्स एवरेज इनटू टाइम। तो यहां से एवरेज फोर्स कितनी आ गई बच्चों आपकी, J बाई टी। J कितना है बच्चों, J इज योर यहाँ पे है सॉरी 2p cos थीटा माइनस आई कैप, और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट डेल्टा टी, सिंपल। तो फोर्स आ गई, तो इतनी फोर्स लगाई किसने, दीवार ने, बॉल ने लगाई बॉल पे। और अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी फोर्स लगी है बॉल दीवार पे, बॉल ने, दोनों सेम हो रहा है ना, बॉल बॉल तो दीवार बोल रहा हूं, ठीक है। तो वॉल पे, दीवार पे बॉल ने कितनी फोर्स लगाई, क्या होगा, एक्शन रिएक्शन, यही फोर्स होगी, बस नेगेटिव साइन हटा देना वहां पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक मैं वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। तो नाउ बच्चे दिस इज योर क्वेश्चन कि बॉडी का मास ये है 3 kg, जाके टकरा रही है 60 डिग्री पे और सेम ही एंगल पे वापस आ रही है। टाइम ऑफ इंपैक्ट मतलब कितने टाइम के लिए वो टकराई, 0.2 सेकेंड। और आपसे पूछा गया फोर्स जो वॉल पे लगी होगी, एक्सर्टेड ऑन वॉल, वॉल पे पूछी है, बॉडी पे नहीं पूछी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो टीचर कंफ्यूज करेगा, ये क्वेश्चन डाल देता है टीचर, टीचर कहता है हमने अंदर एंगल लिए थे, तेरा बाहर वाला डाल देते हैं। बच्चे वही रटके जाते हैं, वैसे ही कर देते हैं। बच्चे अंदर वाले एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया था, तो आप एंगल भी अंदर वाला ले लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो अगर ये 60 है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहां पे ऐसे कर दिया, ये 60 है तो ये कितना हो गया 30, 90 था ना टोटल, तो ये 60, ये 30, ऐसे ये 60 है तो ये भी क्या हो गया 30। तो बस इतना सा तो चेंज करना है पहले, बस आपने, क्योंकि अंदर वाले एंगल से क्वेश्चन को सीखा है, तो 60 को चेंज करके अंदर कितना बन जाएगा वो 30। ये एक स्टेप से पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा सारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहले ये चीज ध्यान रखना, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने यही गलती की,
मैंने टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, उसने रटा रटाया क्वेश्चन था, बस थीटा की जगह 60 ले लिया। मैंने अंदर थीटा लिया है, आपको बाहर थीटा दिया है, तो अगर सेम फॉर्मूला लगाना है तो थीटा को अंदर लो पहले, तो उसके लिए 60 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब या तो आप बच्चों देखो सारा प्रोसेस दोबारा से कर सकते हो, वही रिजॉल्विंग कर दो, रिजॉल्विंग करने के बाद सारा कुछ प्रोसेस सीधा कर दो, या आप सीधा देखो प्रोसेस तब लगाओ जब थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरी में आप प्रोसेस लगा सकते हो कि ये आपका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि सेम स्पीड से जा रहे हैं, पिछले में भी सेम ही स्पीड थी ना, तो आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों की वैल्यू तो क्या होगी, सेम। कितनी, m इंटू यू। यू कितना इस केस में आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना दिया है क्वेश्चन में आपको 3 kg। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, P, यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, P। फिर आप क्या करोगे, रिजॉल्व, फाइनल वाला डार्क कर दिया, इनिशियल वाला ये, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर बनेगा, सॉरी इसको हमने सिंपल एरो बनाना होता था, है ना। तो इनिशियल के दो कंपोनेंट, एक इधर बनेगा अंदर, एक इधर बनेगा, ये होगा P sin 30, ये होगा P cos 30। ऐसे ही फाइनल के दो बनेंगे, एक नीचे की तरफ डार्क कर दिया मैंने P sin 30, और एक इस तरफ बनेगा P cos 30। ऐसे ही करवाया मैंने पीछे, है ना। P सेम होगा मास इनटू वेलोसिटी। सारा प्रोसेस वैसे ही कर के थीटा लिख लो, चाहे आप 30 की जगह, अगर आपको वो स्टैंडर्ड वाला याद है सारा, तो आप थीटा भी बाद में पुट कर देना। आप यहाँ पे सिर्फ थीटा थीटा लिख दो, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा। मतलब पहले इस टीचर को वही क्वेश्चन करके दिखा दो थीटा वाला, और लास्ट में थीटा की जगह 30 पुट करना। बच्चों उसने ये दिया था 60, अंदर वाला नहीं दिया था, हमने एंगल अंदर वाला पुट करना है, ठीक है। सारा प्रोसेस करके आप कर सकते हो। और अगर नहीं करना सीधा, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, या आपको नीट कॉम्पिटिटिव में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो आपको मैंने बताया तो है कि क्या होगा, इंपल्स का फॉर्मूला सीधा ही आ गया था। क्या आया था वो फॉर्मूला, 2p cos थीटा। ये सीधा आया था ना पिछले वाले में, तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो। आपकी जो इतना टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन है, अगर आप ये फॉर्मूला याद करोगे कि जे की वैल्यू कितनी आती है, 2p cos थीटा, तो वैल्यू को पुट कर दो, 2p की जगह मास इनटू वेलोसिटी इनटू थीटा, cos ऑफ थीटा इज 30, तो 2 मास इज योर 3, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, cos 30 कितना होता है बच्चों आपका, √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 30 √3। तो ये इंपल्स आ गई। डायरेक्शन अगर आप पूछे आपसे, तो डायरेक्शन में ये ध्यान रखना, देखो बॉल टकराने के बाद इधर आ रही है ना, तो इंपल्स की डायरेक्शन भी इधर ही होगी जिस तरफ टकराने के बाद बॉल गई है। समझ लगी बच्चों, बॉल ऐसे टकराने के बाद इधर आई ना, तो इंपल्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस तरफ क्या होता है आपका, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो माइनस ऑफ आई कैप आपकी डायरेक्शन आ गई। बस अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, इस तरह ऐसे क्वेश्चन आ जाता, सेम ही क्वेश्चन आप इधर ड्रॉ कर देता, फॉर्मूला यही रहता, एंगल आपने अंदर वाले लेने हैं, फॉर्मूला आपका यही रहता, बस इंपल्स की जो डायरेक्शन होती वो बदल जाती। क्यों, क्योंकि अब बॉल आपकी इस तरफ जाएगी ना टकराने के बाद, तो इंपल्स इधर होगा, और इस तरफ क्या लेते हो आप, प्लस आई कैप, तो फाइनल आंसर में क्या आ जाता, प्लस आई कैप। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रखनी है आप लोगों ने। कभी डायरेक्शन पूछ ली तो फंस जाएंगे हम, ठीक है। तो डायरेक्शन वही होगी जिधर वो टकराने के बाद जाएगा, और सिर्फ एक्स में होगी, क्योंकि वाई वाला तो आपको पता था कैंसिल हो जाता था, उसका आंसर तो 0 आता था। समझ लगी बात। अब ये जे वेक्टर आ गया आपका। अब उसने क्या पूछा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल, वो भी आपको पता है कि इंपल्स किसके इक्वल है, फोर्स इनटू टाइम के, तो 30 √3, ठीक है। ये हाथ में माइनस आई कैप लेना तो ले लो, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बोल रहा है तो हमें क्या लोड इसकी, है ना, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। तो यहां से फोर्स कितनी आ गई, 30 √3 बाय टाइम। टाइम कितना बोला उसने, 0.2, तो डेसिमल हटा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 30 √3 इंटू 10/2, तो 15, तो 150 √3 फोर्स। ये फोर्स किस पे लगी थी, ये फोर्स लगी है बच्चों, फोर्स ऑन बॉडी बाय वॉल, दीवार ने लगाई है ये फोर्स। उसने पूछी है वॉल पे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि सेम ही लगनी है। फोर्स ऑन वॉल भी इतनी ही होगी, 150 √3 न्यूटन। समझ लगी बच्चों। देखो वॉल ने जो फोर्स लगाई होगी वो इंपल्स की डायरेक्शन में होगी, मतलब वॉल वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, दीवार ने तो उसको इधर पटकाना भेजा, देखो दीवार से टकराई, दीवार ने तो इधर भेजा उसको, तो दीवार वाली फोर्स की डायरेक्शन इंपल्स की डायरेक्शन में होगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ आई कैप।
पर बॉल की जो फोर्स है वो तो बॉल को इधर लगाएगी फोर्स ऑपोजिट, तो उसकी डायरेक्शन आएगी प्लस आई कैप। तो ये डायरेक्शन का मेथड भी सीख लो साथ साथ में, तभी पूरा पिछला केस जनरल में सिखाया था आपको कि वहां पे डायरेक्शन वगैरह सीख लो। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ वैल्यूज बतानी होती है, तो इसका इतना ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं है, पर फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए। दोबारा एक बार समराइज कर देता हूँ। इंपल्स की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। आपकी बॉल टकराने के बाद किधर जा रही है उधर इंपल्स होगा, ठीक है। टकराने के बाद देखो यहाँ पे बॉडी इस तरफ जा रही थी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस आई कैप, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो इधर जा रही है तो प्लस आई कैप, ठीक है। अब फोर्स निकालने का फॉर्मूला यू हैव, किस डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स बॉल पे लगाई किसने थी, बॉडी पे फोर्स किसने लगाई थी, दीवार ने, तो दीवार वाली फोर्स इंपल्स की डायरेक्शन में होगी माइनस आई कैप। पर दीवार पे जो फोर्स लगी है वो किसने लगाई थी, बॉडी ने, तो बॉडी की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बॉल वाली फोर्स के ऑपोजिट होगी, मतलब प्लस साइन। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% चांस है कि पेपर में आना ही आना है। इज इट क्लियर बच्चों। और फटाफट इस वीडियो को एंड करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूं बच्चों। ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। देखो इसमें आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है कि बॉडी पे फोर्स लग रही है और टाइम के साथ ये फोर्स ऐसे चेंज हो रही है, और आपसे पूछा गया कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम टाइम 0 to 8 सेकेंड। ये टाइम है 0 से 8 सेकेंड तक, बताओ कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। आपको चेंज इन मोमेंटम पूछा है और आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू इंपल्स। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपसे इंपल्स ही तो पूछा है, पता होना चाहिए ये चीजें कि कभी भी क्वेश्चन चेंज इन मोमेंटम पूछा तो इंपल्स ही पूछा है उसने, ठीक है। तो इंपल्स निकालनी है। अब इंपल्स वो भी ग्राफ से, वो कैसे निकलेगी, तभी तो ये क्वेश्चन यहां पे रखा है कि आपको पता लग जाए कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ आपको क्या देती है, इंपल्स देती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगी, इंपल्स। तो ये फोर्स, ये टाइम, निकाल लो एरिया। कौन कौन से एरिया निकलेंगे, ये वाला, ये कौन सा है, ट्रायंगल है, एक ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही माना करो, दिखने में स्क्वायर होते हैं पर होते हैं ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो एक ये वाला, तो 1 2 and 3 ये तीन एरिया निकाले। तो पहले फर्स्ट का एरिया निकालते हैं, 1 का। ट्रायंगल है, कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 2 - 0 2 इंटू हाइट कितनी है यहां से यहां तक 6, तो ये आ गया 6। उसके बाद एरिया सेकंड का, तो ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है आपकी, ये लेंथ है फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 2 2, और ब्रेथ कितनी है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू लो नेगेटिव छोड़ दो, कहां कितनी है हाइट इसकी, 0 से लेके 3 लेना है इसको, ठीक है। कितना आंसर आ गया 6। उसके बाद थर्ड का एरिया, ये क्या है आपका, अगेन रेक्टेंगल, लेंथ कितनी होगी 8 फाइनल है 4 इनिशियल, तो 8 - 4 इज योर 4, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे, दिस इज योर 3, तो ये 3 आ गया, 4 × 3 12। नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पॉजिटिव में एरिया निकालो। अब उसके बाद इंपल्स निकालना है, वेक्टर है क्वांटिटी। तो बच्चे जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उस केस में ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना होता है। तो मतलब A1 - A2 + A3। ये चीजें ध्यान रखा करो कि अगर एरिया अंडर द ग्राफ आपको कोई टर्म दे रही है, वो टर्म अगर वेक्टर है तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव में ही लेना है, अगर स्केलर है तो आप नीचे वाले एरिया को भी क्या लेते हो, प्लस में लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो वेक्टर है इंपल्स, तो इसलिए हम माइनस करेंगे नीचे वाला, तो क्या आंसर आएगा 6 - 6 + 12, तो आंसर इज 12 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसलिए इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। इज इट क्लियर बच्चों। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, थोड़ी सी हिम्मत रखना, 2 मिनट लगेंगे, वो भी क्वेश्चन सीख, ठीक है। लुक एट दिस लास्ट क्वेश्चन बच्चों। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 2t + 4 न्यूटन। तो यहाँ पे बच्चों आपकी जो फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, t इज टाइम। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। फाइंड द इंपल्स इम्पार्टेड टू द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 3 सेकंड। तो 3 सेकंड खत्म होने तक उस बॉडी पे कितनी इंपल्स लगी है वो निकालो, पहला क्वेश्चन है। तो पहले इसी को करते हैं। तो आपको वेरिएबल फोर्स है, इंपल्स पूछी है, तो आपको बताया था कि वेरिएबल फोर्स में इंपल्स निकलेगी इंटीग्रेशन से, f dt। कहां से कहां तक करनी है इंटीग्रेशन, आपने कितने टाइम बोला उसमें, 3 सेकंड के एंड तक पूछा है, तो 0 से 3 सेकंड। समझ लगी बच्चों। अब इसमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को पुट कर दो,
2t+4, यहाँ पे dt, लिमिट 0 से 3। अब आपको पता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है, तो 2t की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और 4 की अलग हो जाएगी। तो 2t की इंटीग्रेशन क्या आएगी, t की पावर 1 है ना, तो एक पावर बढ़ती है, ऊपर 2 हो जाएगी, वही पावर नीचे डिवाइड में आ जाती है। प्लस 4 कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट होता है तो उसके साथ वही वेरिएबल अटैच हो जाता है, तो t इसके साथ अटैच हो जाएगा। और लिमिट 0 से 2। आई होप आपको इंटीग्रेशन आती है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आती तो मैंने एक लेक्चर इस पे अपलोड किया है, हाफ एन आवर में पूरी इंटीग्रेशन सीख लोगे। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये बन गया आपका 2t² 2 + 4t, लिमिट्स 0 से 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो t² + 4t, लिमिट 0 से 2। लिमिट फिल करनी है, पहले अपर आएगी, तो 2² + 4 × 2, फिर लोअर पुट करोगे, t में 0 तो 0 ही आ जाएगा, तो 4 + 8 12 न्यूटन। तो बॉडी पे 3 सेकंड्स में कितनी इंपल्स लग रही है, 12 न्यूटन की, ठीक है बच्चों। अब उसने अगले पार्ट में क्या पूछा कि एवरेज फोर्स भी बता दो पार्टिकल में 3 सेकंड में कितनी लगेगी। ये तो वेरिएबल थी ना, तो एवरेज 0 से 3 तक बताओ कितनी लग रही है। तो ये मत कर देना यहाँ पे t की जगह 3 पुट कर दो, वो निकलेगी 3rd सेकंड पे कितनी फोर्स लगी, और आपसे पूछे 0 से लेके 3rd सेकंड तक की एवरेज। तो उसके लिए इंपल्स को जरा ध्यान में दो। इंपल्स क्या था, इंपल्स का एक फॉर्मूला ये भी तो था कि एवरेज फोर्स इनटू टाइम। मैंने क्या बोला था कि अगर फोर्स कांस्टेंट ना हुई, चेंज हो रही है, तो आप उसकी जगह एवरेज भी ले सकते हो। तो इसकी एवरेज यहां से निकल सकती है। इंपल्स कितनी है 3 सेकंड में, 12, तो 12 एवरेज निकालनी है कितने टाइम में, 3, तो यहाँ पे 3, तो कितनी एवरेज आ गई यहां से, 12/3, दैट इज 4 न्यूटन। तो कितनी एवरेज फोर्स लगी बॉडी पे, 4 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो आई होप अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इंपल्स को अच्छे से समझ लोगे, इंपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पक्का ही आएगा। इसके न्यूमेरिकल पक्के ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव हो चाहे स्कूल के एग्जाम्स हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।